हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आज हमारा 52वां दिन है, जिसमें हम शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के एक एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और जो कि हमारा जीएस पेपर 2 का, जिसका हम केवल स्ट्रक्चरिंग करना है, असल में हम करते क्या है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिर से बता दूं जो पहला दिन है उनके लिए, कि हम एक पेपर की पूरी मॉडल आंसर के हिसाब से आंसर देखते हैं कि कैसे उत्तर लिखना है, जबकि जो दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा सेकंड, उसमें हम केवल स्ट्रक्चरिंग लिखते हैं और फैक्ट का डिस्कशन करते हैं कि ये फैक्ट्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी जल्दी शेयर करें, क्योंकि खास करके जो 2019 का यूपी पीसीएस मेंस होने वाला है, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है, जो कि यूपी स्पेशल मेंस में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। और आप यहाँ पे मेरे बारे में देख सकते हैं, 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो मैं सीधे अपने प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा पहला प्रश्न जीएस पेपर 1 का है, ठीक है, सोसाइटी जो सिलेबस का हिस्सा है उसका प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, कम उम्र में दिखाई पड़ने वाले जोखिम कारकों पर ध्यान तथा समय पर हस्तक्षेप बाल अपराध और उनके बढ़कर स्थायी अपराधी बनने के निवारण की कुंजी है। तो पहला बात यह कह रहा है, भारत के संदर्भ में बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। परिप्रेक्ष्य में इस कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछ रहा है, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द फोकस ऑन रिस्क फैक्टर दैट अपीयर एट यंग एज एंड टाइमली इंटरवेंशन इज की to preventing child delinquency and its escalation into chronic criminality. Analyze the statement with respect to growing incidences of child delinquency in context of India. ठीक है, तो हमें ये बात करनी है, हमें भारत के संदर्भ में इस बात का डिस्कशन करना है। तो देखिए, अगर हम एक बार प्रश्न की बात करते हैं, तो ये जो प्रश्न है वो बेसिकली बात कर रहा है एक ब्रोकन विंडो थ्योरी, एक समाजशास्त्र में थ्योरी है ब्रोकन विंडो थ्योरी, ठीक है, उसके आधार पर यह प्रश्न बेसिकली पूछा गया है। और ब्रोकन विंडो थ्योरी में क्या होता है, इसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान अपराधी कैसे बनता है, और ये जो समाजशास्त्री वो अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पता लगाया कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसने छोटी सी घटना की, ब्रोकन विंडो थ्योरी का कहते हैं छोटी सी घटना की, हल्की सी घटना की, जो कि अभी अपराध के लेवल पे नहीं है। मान लीजिए उसने क्या किया, आक्रामक व्यवहार दिखाया, ठीक है, घर पे अपनी छोटी बहन के ऊपर हाथ उठाया या फिर अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, और गुस्से में किसी व्यक्ति ने काम किया कुछ, तो ये बताता है आपको यहीं पे रोक लगानी पड़ेगी। अगर वो व्यक्ति एक बार विंडो तोड़ के आगे बढ़ गया, समझ, इसी को बोलते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी, अगर उसने एक लेवल के बाद क्रॉस कर लिया और आपने उसके ऊपर रोक नहीं लगाया, तो वो अपराधी बन जाएगा। और इसके बाद मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम है आधार पे कि वो शुरू में आक्रामकता शो कर रहा था, वो जोखिम, विभिन्न तरीके के जोखिम शो कर रहा था, आपने वहां पर नहीं रोका, तो क्या होगा, वो अपराधी बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अमेरिका में एक स्टेट है इलिनॉयस, वहां पे काफी रिसर्च हुई है, इस बात का पता चला है। तो उसी के संदर्भ में आप इंडिया में एक सोसाइटी का, सोशल जस्टिस का ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्रश्न यही कह रहा है, अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो आप बाल अपराध के कुछ आंकड़े शुरू में बता दें, क्योंकि यहां पे यही कह रहा है, भारत के संदर्भ में बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का विश्लेषण करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके के लिख सकते हैं, आप बाल अपराध के कुछ आंकड़े बता दें, एक तरीका का ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप बता दें बाल अपराधी होते कौन है, यानी बाल अपराध से तात्पर्य क्या है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिंपल अपराध की बात तो नहीं कर रहा है ना, ये बाल अपराध की बात कर रहा है। अगर सिंपल अपराध की बात कर रहा होता तो वो कीवर्ड एग्जाम का नहीं होता, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि आंसर राइटिंग में किन चीजों का फोकस करते हैं और कब क्या चीज लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, उस पर स्पेशल फोकस का एक वीडियो बनने वाला है जल्दी ही, अभी थोड़ी समय की किल्लत है। आपको ये बात समझनी होगी। और ऑलरेडी हम 52, अब तक मैंने 52 टोटल आंसर राइटिंग की क्लासेस यहाँ पे डिस्कशन की है, तो आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे, अब चीजें आपकी स्ट्रक्चरिंग आप ऑलरेडी होने लगी होगी। और जो लोग का पहला दिन है उन लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने सारे वीडियोस देख डालें। एटलीस्ट जो 51 लेक्चर है वो आपके कंटेंट इनरिचमेंट में तो बहुत ही काम आने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग क्या होने चाहिए, क्या पॉइंट छूटने चाहिए, वो आपके सामने रहेगा। आज भी हम कई चीजें सीखेंगे। तो देखिए, पहली बात जो मैं बताऊं,
इंट्रोडक्शन यहाँ पे बाल अपराध स्पेशल फोकस है। अगर सिंपल अपराध के बारे में पूछता कि भारत में अपराध की दर बढ़ रही है और क्या क्या कारण है, क्या क्या निवारक हो सकते हैं, ये सब पूछता, तो आप ऑब्वियस सी बात है अपराध क्या होते हैं ये डिफिनीशन में नहीं बताते। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है बाल अपराध, तो भाई बाल अपराध कौन है? 21 साल का कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो बाल अपराध होगा, इस बात को समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली बाल अपराध की अगर आप डिफिनीशन जाएंगे तो बाल अपराध की डिफिनीशन कहता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी कुछ नहीं है, इसको आप, ठीक है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसको आप क्या करना है, आपको देवनागरी में ऐसे के ऐसे लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं एक बार बता देता हूं लिख के, आपको सिंपल ऐसे लिख देना है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, विद लॉ। इसी को आप सीधे कह सकते हैं कि लोग इसी को बोलते हैं बाल अपराध। ठीक है, चाइल्ड है, इसी को बोलते हैं लोग बाल अपराध है। ठीक है, जो 18 साल से कम वर्ष के बच्चों द्वारा किया जाए। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक माना जाता है, तो इनके द्वारा जो अपराध होता है उसको हम बोलते हैं बालक अपराध। तो आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में कुछ आंकड़ों की सहायता से या तो बता सकते हैं कि बाल अपराध के भारत में घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि इसी का परिप्रेक्ष्य पूछा है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, डिफिनीशन बता देंगे कि बाल अपराध होता क्या है। ठीक है, मुख्य भाग की मैं बात करूं तो मुख्य भाग में आपको क्या बताना है, जोखिम कारक क्या है। क्योंकि देखिए अब इस प्रश्न को वापस मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इतना लंबा प्रश्न आधे लोग को समझ में नहीं आया होगा, और ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी हिंदी, और जो हमारा नया पैटर्न चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले ही मैं क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, और आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि जब अगले दिन डिस्कशन करूं तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, एटलीस्ट कंटेंट तो आपके पास होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जल्दी समझ में आएगी चीजें। तो बात यही कह रहा है, देखिए आपसे बोला ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट का आपको विश्लेषण करना है। किस संदर्भ में विश्लेषण करना है, भारत में बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में किसका विश्लेषण करना है, इस स्टेटमेंट का। और इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट के 2 पॉइंट हैं। देखिए बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, इसके 2 पार्ट हैं पहले स्टेटमेंट के। कम उम्र में दिखाई पड़ने वाले जोखिम कारकों पर ध्यान। तो पहला मुख्य भाग यह है कि जोखिम कारक कौन कौन से हैं कि उन पे ध्यान रखा जाए। दूसरा बोल रहा है तथा समय पर हस्तक्षेप। अब समय पे किस प्रकार का हस्तक्षेप, कैसा हस्तक्षेप हो, किस प्रकार का हस्तक्षेप हो, बाल अपराध एवं उनको बढ़कर स्थायी अपराधी बनने के निवारण की कुंजी है। तो आपको इसी कथन को एक्सप्लेन करना है, इसी कथन को विश्लेषित करना है। बेसिकली कह रहा है आपको बताना यह है कि कौन कौन से ऐसी जोखिम कारक हैं जिनको कम उम्र में ही हमें क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला पार्ट ये कह रहा है कि आपको यह बताना है कि जोखिम कारक कौन है। देखिए प्रश्न को काफी उलझाया गया है, काफी फंसाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे, जो मैं ऑलरेडी कई बार 51 जो दिन के लेक्चर हुए उसमें ऑलरेडी कई बार बीच में डिस्कशन किया कि कैसे हम प्रश्न को समझते हैं। जब आप 1 मिनट टाइम देंगे, प्रश्न को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और आपने देखा होगा जो मेरा लास्ट वीडियो था यूपी पीसीएस का सॉल्यूशन, उसमें मैंने कई ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जो पढ़ने के बाद मुझे भी समझ में नहीं आए। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बाद मुझे भी समझ में नहीं आते हैं, तो आखिर मैं कैसे हैंडल करता हूं ऐसे प्रश्नों को। तो ये भी इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न है, इसमें आपको यही समझना होगा, आपको एक पार्ट में बताना है कौन से ऐसे कारक हैं जो जोखिम प्रदान करते हैं, दूसरा ऐसे हस्तक्षेप कौन से हैं जो बाल अपराध को स्थायी अपराधी बनने के बचा सके, यानी उसके निवारण की कुंजी हो सके। ठीक है, और भारत के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। तो ये बात समझना है, पहला पार्ट बताना है, पार्ट ए आपको जोखिम कारक कौन कौन से हैं, पार्ट बी बताना है आपको आवश्यक हस्तक्षेप कौन से होंगे। अच्छा, निष्कर्ष में आपको बताना है आगे की राह, क्या राह हो। अच्छा देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में सीधे पूछा हुआ है कि हस्तक्षेप कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आगे की राह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे प्रश्नों में जब आपके पास शब्द न बचे तो आपको निष्कर्ष लिखने की ही जरूरत नहीं। तो आपको यह भी बात समझना होगा कि ऐसा कसम नहीं खाना है आपको। ठीक है, ऐसे कसम नहीं खा लेना है कि निष्कर्ष, ठीक है, इंट्रोडक्शन हर प्रश्न में होगा ही, ऐसा कुछ कसम खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने शुरू में हालांकि कई बार बोला होगा कि आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखिए, निष्कर्ष अच्छा लिखिए, इससे एग्जामिनर प्रश्न होता है, लेकिन अच्छा लिखिए का मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी है। इस बात को समझिएगा, अच्छा लिखिए, जहां पे जरूरत है उसको अच्छा लिखिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर प्रश्न इतना लंबा चौड़ा है और प्रश्न में आपके पास पॉइंट ही इतने ज्यादा हैं कि जो 150 शब्द की सीमा है या 250 शब्द की सीमा है, ये ऑलरेडी फिल हो जा रही है, तो आपको निष्कर्ष लिखने की और इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा प्रश्न की मांग है। ठीक है, आप सीधे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं सीधे उत्तर शुरू करता हूं। तो मैंने उत्तर क्या किया, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं बताया,
मैंने कुछ आंकड़े ही बता दिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भारत में बोल रहा है कि भारत में बाल अपराध की दर बढ़ रही है। तो मैंने देखिए आंकड़े, भारत के सबसे बेस्ट आंकड़े का सोर्स क्या है? एनसीआरबी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आंकड़ों का सोर्स है। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे, आज ही जाके एनसीआरबी की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे 2017 की, और 2017 की जो रिपोर्ट होगी उसमें कम से कम 2017 फैक्ट दिए होंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, रटना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है। भाई बात समझनी है कि यार ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं जो बता रहा हूं ना, अपने आप में एक फैक्ट है, इसको एक कॉपी में मन करे तो नोट कर लीजिए। इवन आपको वो भी करने से जरूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ है आंसर राइटिंग का, मॉडल आंसर का, मैं अपने आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं, तो यहां से भी आप इसको उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है, फैक्ट खोजना नहीं है। टेस्ट सीरीज में जब प्रश्न आते हैं, आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां पे जो आपके सामने फैक्ट्स आए उसको आपको क्या करना है, सामने लिख लेना है। बस यही सिंपल सा आपको काम करना है। तो मैंने वही लिखा सामने। एनसीआरबी के अनुसार 2005 से 2015 तक किशोर अपराधों में 100% से अधिक वृद्धि हुई है। मतलब अगर बात करें 2005 से पहले अगर किशोर अपराध 100 होते थे, तो बोला है 2015 तक ये क्या हुए, बढ़ के 200 हो गए। ठीक है, तो 100% से अधिक 10 साल में वृद्धि हुई है। तो कुल अपराधों में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 1% से अधिक है। यानी भारत में अगर कुल 100 अपराध होते हैं तो उसमें से एक अपराध किशोर द्वारा, यानी लेस देन 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किया जाता है। हालांकि ये देखने में 1% बड़ा कम है ऐसा लग रहा है, लेकिन यार बच्चे भी, आप समझ रहे हैं, बच्चे अगर 1% अपराध कर रहे हैं तो बड़े होके आप समझ सकते हैं क्या देश में करामात कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा। अब सीधे मैं मेन बॉडी पे आता हूं। इंट्रोडक्शन सीधे मैंने यहां पे खत्म कर दिया, मेन बॉडी पे आऊंगा। ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी जोखिम कारक, क्योंकि सीधे पार्ट 1 क्या पूछा है, देखिए यहां पे मैंने क्लियर बताया है। जोखिम कारकों पर ध्यान, कम उम्र में दिखाई पड़ने वाले जोखिम कारकों पर ध्यान। तो मैं पार्ट 1 में क्या बताऊंगा, कौन कौन से जोखिम कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पहला जोखिम कारक आपके सामने है सामाजिक। ठीक है, और देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, डिफिनीशन इसी तरह से लिखते हैं। जैसे एक जोखिम कारक हो गया सामाजिक, दूसरा जोखिम कारक हो गया आर्थिक। ठीक है, यही तो करते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि आर्थिक कारक में ये 1 2 3, गरीबी है, भुखमरी है, जो भी है। तीसरा लिख देंगे मनोवैज्ञानिक, कि मनोवैज्ञानिक समस्या से बच्चा जूझ रहा होता है। यही तो जोखिम कारक हैं। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं कैसे। देखिए जोखिम क्या है, जोखिम क्या है, इसको लिखने का सबसे बढ़िया मतलब है आप समझ पाए। कहना यह चाह रहा है कौन से ऐसे जोखिम कारक है, मतलब क्या बच्चे के साथ घटता है कि बच्चा अपराधी बन जाता है। आखिर में हर बच्चा क्यों नहीं अपराधी होता है। ठीक है, तो जो बच्चे अपराधी हैं उनके साथ ऐसा क्या घट रहा है कि वो अपराधी बन जा रहे हैं। ठीक है, ये जोखिम कारक है। ठीक है, इसी बात को आपको समझना होगा। तो अगर मैं बात करूं पहला जो जोखिम कारक में, सबसे पहला है परिवार। ठीक है, बच्चा परिवार में रहता है। सामाजिकरण, देखिए सामाजिक कारक को आपको अगर समझाना हो तो आप क्या बताएंगे, सामाजिकरण में, ठीक है, जो सामाजिकरण होता है, व्यक्ति जो बच्चे का सामाजिकरण होता है, उसमें ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको अपराधी बना सकते हैं। तो बच्चे का सामाजिकरण कहां कहां होता है, परिवार में होता है, उसके दोस्तों के साथ सामाजिकरण होता है, बच्चा दोस्तों सीखता है, बच्चा फिल्म सिनेमा देखता है, बच्चा स्कूल में भी सीखता है, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखता है, स्कूल में सीखता है। तो बच्चा कहां कहां से सीख रहा है। तो बच्चे का एक जोखिम यही है कि मान लीजिए आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं, जैसे अब मैं यहीं पे शुरुआत कर देता हूं सीधे आंसर के साथ ही एक्सप्लेन करने की, यहीं पे सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। तो परिवार है, तो परिवार में विघटन हो जाता है कई बच्चों के, कि माता पिता तलाक ले लेते हैं। इसके अलावा जो पहले क्या होता था, बड़ा परिवार था, दादा दादी साथ में थे, फिर दादा दादी से अलगाव हो गया, छूट गए, छोड़ के शहरों में चले आए। तो परिवार विघटन होता है, बच्चे अकेले हो जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। सूक्ष्म परिवार है, माता पिता के मध्य तनाव है, तलाक हो गया। इससे क्या होता है, बच्चों को हमेशा टेंशन में रहते हैं, बच्चों में आक्रामकता इससे बढ़ती है। तो पहला पॉइंट आपके सामने हो गया। ठीक है, आक्रामकता इन कारणों से बढ़ रही है। दूसरा संगति। ठीक है, छोटे बच्चों में भी आजकल सिगरेट, ड्रग्स, पान मसाले आदि का प्रचलन बढ़ा है। तो ऐसी संगति है, जैसे क्या होता है, बच्चे जनरली बड़े लोगों को दोस्त बनाते हैं, बड़े लोगों को कई बार देखेंगे अपने से बड़ी उम्र के लोगों को दोस्त बनाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो संगति का असर है वो बड़ा नुकसानदेह पहुंचता है। जैसे मैं एक दिन फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, उसका मैं यूज किया था मैंने केस स्टडी में, देख रहा था बच्चे पूरा मतलब बैग पाइपर का जो शराब की बोतल आती है वो पूरा सिगरेट, एक तरफ से सिगरेट फूंके जा रहे हैं, एक तरफ से बैग पाइपर उड़ेल के पिए जा रहे हैं, और वीडियो रियल वीडियो था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में क्या है कि ये सब संगति का असर है। जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, कोई दोस्त है वो कहीं से सीख रहा है सिगरेट पीना और बता रहा है कि देखो मैं बड़ा कूल हूं, सिगरेट पीने से बड़ा कूल वाली फीलिंग आ रही है, तो उससे क्या होता है, बच्चे के असर पड़ता है। और वो जोखिम, ये क्या है, जोखिम है। जब बच्चा ये दुर्गति होने लगी है बच्चे की, सिगरेट पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो यही जोखिम कारक है, इसको पहचानना पड़ेगा। तीसरा, सिनेमा का प्रभाव। ठीक है, सिनेमा का प्रभाव, कई मूवी आई है, अभी एक कबीर मूवी आई थी, मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, अब कभी आपको एग्जाम में मूवीज का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो सिनेमा का एक प्रभाव है,
कबीर एक मूवी आई, इसके अलावा उड़ता पंजाब आया, ठीक है। अब कबीर को कई लोग देख के एकदम फेमस हो गए कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए तो आपको क्या बनना है, ऐसा 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 काफी मैंने देखा फेसबुक ऐसे लोग पोस्ट कर रहे थे। आपको ये बात समझनी है कि यार मूवीज का जो प्रचलन है वो भी समाज में जोखिम कारकों को बढ़ावा दे रहा है। जैसे नशे का महिमा मंडन होता है, उस मूवी में यही तो किया गया कि नशेड़ी था और उसको बता देंगे देखो क्या मतलब दुनिया का कितना बढ़िया इंसान है, कितना तेज इंसान है। वर्तमान में वेब सीरीज काफी चलती हैं, आपने सेक्रेट गेम्स देखा होगा, काफी वेब सीरीज ऐसी चलती हैं जिसमें क्या नशे का खूब महिमा मंडन किया गया कि नशा करो तो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, नशा होती है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये सिनेमा का भी भारत में बच्चों में एक जोखिम कारक प्रमुख प्रभाव है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्कूल में क्या है, शिक्षक उदासीन है आजकल, भाई शिक्षकों को तनख्वाह मिली 10,000, 8 घंटे काम करा रहे हैं तो वो आते हैं, काम धाम सही से करते नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की बात करूं, और बड़े उदासीन शिक्षक होते हैं कि मतलब दुनिया से परेशान है, इस वजह से शिक्षक आजकल शिक्षक बन रहा है इंटरेस्ट की वजह से नहीं, कोई और काम नहीं है इस वजह से शिक्षक बन रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इस वजह से शिक्षकों की उदासीनता है, खेलकूद का अभाव है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही समझ सकते हैं, कितने आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे, या फिर मैं ही अपना एग्जांपल लूं, मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, मैं क्यों नहीं शिक्षक बन जा रहा हूं, क्या पता मैं शिक्षक बनता तो बहुत अच्छा काम करता और अच्छे से शिक्षा दे पाता। खास करके अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाए 10-12 आईआईटी के बच्चे तो कितना बढ़िया समझ सकते हैं, प्राइमरी स्कूल की हालत सुधर सकती है। तो उदासीनता है, मेरे अंदर भी है और सबके अंदर है। तो आप यही बात कह सकते हैं कि शिक्षकों की उदासीनता है, खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव है, ठीक है, सांस्कृतिक सम्मिश्रण नहीं है। तो स्कूल एक बड़ी मतलब आप कह सकते हैं जोखिम कारक, स्कूलों में भी एक जोखिम कारक है। जैसे आपने सुना होगा नोएडा में क्या हुआ, एक बच्चे ने स्कूल की छुट्टी कराने के लिए एक छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी और गला रेत दिया चाकू से। तो आप यही समझ सकते हैं ना कि स्कूल भी एक जोखिम कारक है, ठीक है। तो वही बाल अपराध का एग्जाम्पल आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते हैं। आर्थिक कारक, तो पहला सामाजिक कारक मैंने बता दिया 3-4 पॉइंट से, 1-2 पॉइंट आप कम भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप सिलेबस देखेंगे मैंने क्यों लिखा है, आपने जीएस पेपर 4 का अगर सिलेबस देखा होगा उसमें बोला है कि समाजीकरण के काफी बिंदु बताएं, स्कूल, परिवार, संगति, समाज, ये बताया है पेपर 4 के सिलेबस में। तो वहां से मुझे ये पॉइंट्स आ गए सिलेबस से ही, तो मैंने ये पॉइंट यहां पे लिख दिए। आर्थिक कारक क्या है, गरीबी से मुक्ति हेतु अपराध, जैसे बच्चे सोचते हैं चोरी कर लेंगे कुछ पैसा आ जाएगा, डकैती कर लेंगे, उनको एक विकल्प लगता है, आसान विकल्प कि चोरी डकैती कर लेंगे तो बहुत अच्छा तुरंत पैसा, शॉर्ट हैंड में पैसा कमा लेंगे, ठीक है। मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा, जैसे महंगे फोन, कई लोग का देखते हैं कि आईफोन यूज कर रहा है यार, हमें भी चाहिए आईफोन, है ना। तो ये बात है। अब जैसे मेरा एग्जांपल दे लीजिए, अब मान लीजिए मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, और मेरे पास पैसे अभी बिल्कुल नहीं है, 1 रुपया नहीं कमा रहा हूं, ठीक है। और आपको पता ही यूट्यूब से तो एक चमन्नी नहीं मिलती है, टाइम सामने से जाता है। तो मैं अगर ये काम छोड़ के सोचूं कि यार आईआईटी में मुझे वेल्डिंग सिखाई गई, मुझे कई चीज सिखाई गई, तो चलो ऐसा एक काम करता हूं, चल के एटीएम लूट लेता हूं, वेल्ड कर दूंगा किनारे किनारे से और तोड़ ताड़ के एटीएम ही निकाल लेता हूं, तो काफी पैसा हाथ में कैश आ जाएगा। तो ये क्या है, ये मतलब आप समझ सकते हैं आर्थिक कारक है। अगर मैं गरीब रहता, मुझे प्रॉब्लम होती, तो मैं ऐसा भी कुछ कदम उठा देता, तो ये एक जोखिम का कारक है। अगर मेरे साथ गरीबी वाली समस्या होती तो एक ये जोखिम का कारक है कि मैं अपराधी हो सकता है भविष्य में बन जाता। अगर मेरे साथ गरीबी रहेगी और मेरे मन में ये ख्याल रहेंगे कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे महंगा महंगा लैपटॉप यूज करना है, मुझे गैजेट्स यूज करना है, तो भी एक जोखिम कारक ये है। फिर है मानसिक मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक, ये क्या है, मानसिक हीनता, ईर्ष्या, स्वयं को असफल मानना। जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग से मैं बात भी करता हूं तो कई लोग कहते हैं सर मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मैं 3 बार से अटेम्प्ट दे रहा हूं और अब एकदम असफल होगा, अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यार यही बात समझनी है, असफल नहीं मानना है। आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आप यूपीएससी करने की एक बार सोच लिए हैं, ये अपने आप में एक सफलता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो असफलता यहां पर भी नहीं है, ये भी एक सफलता है। यूपीएससी में आईएएस बने नहीं बने वो अलग बात है, वो दूसरी बात है, अभी मैं भी नहीं बनाऊं तो मैं इस बारे में ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन आपने एक सही कदम चुना है, आप अपराधी नहीं बन रहे हैं, एक सबसे बड़ी सफलता आपकी यही है। तो ये भी एक जोखिम कारक है, जब हम अपने आप को असफल मानने लगते हैं, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं कि यार ये इंसान कैसे आगे चला गया हमसे, फिर हम क्या करते हैं, ऐसा है चलो इसको गोली मार देते हैं, खत्म हो जाएगा, तो झगड़ा ही खत्म, तो अपराधी बन गए, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अगला क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल एक सबसे बड़ा जोखिम कारक बन के सामने आया, ठीक है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा जोखिम कारक बन के सामने आया और मैं इसको सबसे मैक्सिमम पॉइंट दूंगा और ये पॉइंट आपको लिखने ही चाहिए। जैसे आप देखेंगे ट्रोलिंग, ठीक है, काफी ट्रोलिंग की जाती है। अगर आपने एक गलत कंटेंट बीच में बोल दिया तो क्या होगा, ट्रोलिंग। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को ही ले लीजिए आप, तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा सरेंडर लिखा, सरेंडर मोदी, और सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिख दी। लोगों ने
ट्रोलिंग का मतलब ये होता है, ट्रोलिंग की डेफिनेशन ये होती है कि जिस मुद्दे पे डिबेट चल रहा होता है, लोग क्या करते हैं, उस मुद्दे से भटक के जो आदमी डिबेट प्रारंभ कर रहा होता है उसको घेरना चालू कर देते हैं। तो मुद्दा क्या चल रहा था कि चीन और भारत का इशू चल रहा था, वहां पे प्रधानमंत्री से सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। एक लोकतंत्र में व्यापक वाकई में मांग होती है, एक लोकतंत्र में आप सवाल पूछ सकते हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। हुआ क्या, उनकी ट्रोलिंग शुरू की कि इन्होंने सरेंडर की स्पेलिंग नहीं आती, बताओ बच्चा है ये तो, है ना। तो उस बात पे मैं नहीं जाता हूं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ट्रोलिंग अपराध के लिए एक सबसे बड़ा जोखिम कारक है। अब मैं ये राहुल गांधी तो ठीक है, बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इवन मैं बच्चा हूं या फिर कोई और बच्चा, मैं भी बच्चा नहीं हूं, मैं भी एडल्ट हो चुका हूं। जो भी बच्चा है 17, 18, 16 साल का बच्चा, उसकी आप ट्रोलिंग करेंगे तो उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, और फिर उसके मन में बदला लेने की बात आएगी। इसी तरह से आप देखेंगे अश्लील कंटेंट खूब उपलब्ध है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इवन मैं ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुका हूं कि आपको मैंने बताया था डार्क वेब होता है, ठीक है। डार्क वेब पे आप टॉर ब्राउजर ये सब डाउनलोड करेंगे, इंडिया में जो वेबसाइट बैन है वहां पे वो भी चीजें खुल जाती हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अश्लील कंटेंट मार्केट में भर भर के उपलब्ध है। इससे क्या होता है, बच्चों में जो गुस्सा होता है, जो आक्रामकता होती है वो बढ़ता है। जो रेप कल्चर, जो बलात्कार होते हैं, जो पब कल्चर भारत में बढ़ रहा है, उसका एक प्रमुख जोखिम कारक ये भी है, ठीक है। तो मैंने कुछ कारक बताए। क्या बेसिकली अभी तक मैंने किस बात की चर्चा कर ली, मैंने इस बात की चर्चा कर ली पार्ट 1 की। पार्ट 1 क्या था, कम उम्र में दिखाई देने वाले जोखिम कारक। तो मैंने इन बातों की पहचान कर ली, इन पर ध्यान देना था। मैंने जोखिम कारकों पर ध्यान दे लिया कि सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक, इन 3 टुकड़ों में मैंने इन जोखिम कारकों को डिवाइड कर लिया। अब बात करूंगा समय पर हस्तक्षेप। सेकंड पार्ट यही पूछा, समय पर हस्तक्षेप। उसके पहले क्या करूंगा, एक लाइन जोड़ दूंगा, ठीक है। वही लाइन जो ब्रोकन विंडो वाली मैंने आपको बात बताई, वही बात यहां पे लिख दी मैंने। क्या लिखा, एनसीआरबी के अनुसार ऐसे बच्चे जो प्रारंभ में चोरी, अनाधिकृत प्रवेश जैसे छोटे अपराधों में लिप्त पाए गए थे, आगे चल के बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त मिले। तो आप देखेंगे जैसे निर्भया कांड ही आप देखेंगे, जो दिल्ली का सबसे फेमस केस हुआ था, उसमें भी यही था कि वो जो अपराधी थे, जो नाबालिग था एक बच्चा, उसने पहले छुटपुट चोरी की थी, छोटी मोटी चोरी की, छोटे मोटे जगह पे अनाधिकृत प्रवेश किया, उसको फिर नहीं रोका गया। तो वही ब्रोकन विंडो थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं पालन किया गया। बेसिकली जब उसने छोटी चोरी दी थी तभी उसको समझाना चाहिए था, तभी उसका इतने अच्छे तरीके से पुनर्वास हो जाना चाहिए था, उसको इतने अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए था कि वो आगे बढ़ के गलत काम ना करे, ठीक है। जैसे मैंने बचपन में चोरी की, एक क्या कहते हैं, दुकान से एक सेब, एप्पल चुरा लिया, ठीक है, मंडी में जाके ऐसे एप्पल चुरा लिया। तो घर पे आके मुझे समझाया गया कि देखो यार, बेसिकली मुझे किस तरह समझाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंट तरीके से। मम्मी पापा ने मुझे मारना पीटना नहीं शुरू कर दिया कि चोरी कैसे की, या फिर ऐसे भी नहीं कहते कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, चोरी करके बहुत बढ़िया काम, वेरी गुड, और आगे करते रहो, ऐसे नहीं किया। और मुझे वाकई में समझाया कि देखो बेचारा गरीब था, एक एप्पल का पैसा कमा पाता, उसको तुम ले आए, अब जाके वापस करके आओ। आज जब मैं गया वापस करने, मैं समझाया कि सही बात है, ऐसा ऐसा नहीं है, तो बात खत्म। समझ सकते हैं आप इस बात को कि छोटी चोरी अगर आप वहीं पे रोक देते हैं, वहीं पे बच्चे को एटलीस्ट समझा देते हैं कि नहीं ये गलत काम है और गलती की माफी मांगनी चाहिए, अच्छी सीख दे देते हैं, तो क्या होता है, ब्रोकन विंडो थ्योरी अप्लाई हो जाती है और आप बड़े अपराधी नहीं बन पाते हैं। इसी को मैंने एक कनेक्टिंग लाइन में जोड़ दी। अब हस्तक्षेप की बात करते हैं। हस्तक्षेप कई तरीके के हो सकते हैं, तो मैंने वही बोला, पहला हस्तक्षेप निवारक। निवारक हस्तक्षेप मतलब कि जोखिम को पहचानिए और उसी का समाधान कर दीजिए। दूसरा हस्तक्षेप है, ठीक है, दूसरे तरीके का हस्तक्षेप है पुनर्वास, यानी जो बच्चे छोटा मोटा अपराध करके बाल अपराधी बन चुके हैं, उनको बड़े अपराध करने से रोका जाए। जो बाल अपराधी बन चुके हैं बच्चे, उनको बड़े अपराध करने से रोका जाए। तो 2 उपाय मैंने बता दिए यहाँ पे, 2 तरीके से स्ट्रक्चरिंग आप देख सकते हैं। निवारक उपाय में क्या, सुभेद्यता को पहचानिए, जो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सुभेद्यता मैंने ऊपर जोखिम कारक बताए, उसको पहचानिए। सकारात्मक युवा विकास को बढ़ावा दीजिए, कम्युनिटी से जोड़िए, बड़े बुजुर्गों के साथ जोड़िए, जो जो जोखिम कारक थे उनका समाधान करिए। किशोर क्लिनिक बनाइए, हर जिले में, हर कॉलोनी में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुल सकती है, तो मोहल्ला किशोर क्लिनिक क्यों नहीं खुल सकती, वहां पे बच्चे जाएं, बात करें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन करें, बताएं एक दूसरे से। क्यों ना मोबाइल ऐप बताया जाए, ऐसा मोबाइल ऐप कि अगर किसी पड़ोसी को लग रहा है कि यार उसके बगल का बच्चा प्रॉब्लम में है, हो सकता है वो कुछ गलत काम कर दे, तो वो क्यों ना मोबाइल ऐसे जो क्लिनिक वाले लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर ले कि यार ये बच्चा देखो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी हेल्प करो, ठीक है। क्यों ना लोग, इवन बच्चे को ही लग रहा है, जैसे आपने देखा होगा आरोग्य सेतु में रोज आप हेल्थ चेकअप करते होंगे, किसने डाउनलोड नहीं किया वो कर ले, ठीक है। तो आरोग्य सेतु ऐप में आपने रोज हेल्थ चेकअप खुद की होगी। उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, बताते हैं कि अच्छा मुझे बुखार नहीं है, मुझे जुकाम नहीं है, ये सब नहीं है। तो बच्चा भी, जो हर बच्चे हैं उनमें क्यों ना ये आदत डाली जाए, एक मोबाइल ऐप में अपना डाटा भरें, किसी चीज को लेकर टेंशन में नहीं है, तनाव में नहीं है, ये बात हमेशा शेयर करें। तो ऐसा मोबाइल ऐप हो।
शिकायत निवारण प्रणाली हो कि छोटी सी घटना हो उसकी शिकायत निवारण प्रणाली तीव्र हो जाए, एनजीओ की भागीदारी द्वारा प्रारंभिक पहचान एवं उपचार हो। तो इन सब काम को करके प्रारंभिक तरीके पर पहचान की जाए और उनका उपचार किया जाए। ठीक है। फिर तीसरा तरीका मैंने बताया, स्कूलों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ताकि बच्चों में अपराधीकरण वाली चीजें ना आए। जब वो खेलेंगे कूदेंगे कंपटीशन करेंगे, ठीक है, तो इस चीज से क्या होगा, जो आपराधिक मानसिकता है वो कम होती है। बच्चों में हेल्दी कंपटीशन डेवलपमेंट होता है जब हम खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, ये सब बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है, ये सब कम होता है। फिर पुनर्वास, मान लीजिए छोटा मोटा बच्चा जो है उसने छोटा मोटा अपराध किया, तो उसको ये नहीं कि उसको दंडित करके उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसको इतना मारा, उसको इतना पीटा, उसको जेल में जाके बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ क्या करना है, बाल सुधार गृह में यूज करना है। कानून का उद्देश्य दंडित नहीं बल्कि सुधार हो। ठीक है, पाप से नहीं बल्कि पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा हो, यह बात समझे। पुनर्सुधार गृह के पश्चात उचित सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। होता क्या है, यहां पर आप चाहें तो कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, क्षमता विकास किया जाए। जो पुनर्सुधार गृह में बच्चे गए हैं उनका क्षमता विकास किया जाए। बेसिकली आपने सुना होगा कि क्या होता है, अगर किसी बच्चे को छोटे मोटे अपराध के चलते अगर बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, पहली बात तो वहां पे कंडीशन इतनी खराब होती है बाल सुधार गृह में। अभी आपने देखा होगा, सुना ही होगा, बाल संरक्षण गृह एक कानपुर का आज ही केस आया है कि वहां पे 57 बच्चियां जो थी वो क्या हुई हैं, कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, उसमें से 2 प्रेग्नेंट मिली हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं उनकी हालत, जो बाल सुधार गृह उनकी हालत किस तरीके से खराब है, कितनी हद तक खराब है, इस बात को समझिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चला जाता है तो उसके कॉलोनी वाले, उसके माँ बाप, इवन उसकी फैमिली तक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है सही से, कहती है कि ये तो अब अपराधी हो गया, और उसका उचित सामाजिक एकीकरण नहीं हो जाता, उसको हीन भावना से देखा जाता है। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कुछ निष्कर्ष नहीं लिखा। ठीक है, निष्कर्ष क्यों नहीं लिखा यार, 250 शब्द का प्रश्न था और यहाँ पे मेरे प्रश्न हो गए। मेन फोकस मेरा क्या होना चाहिए, जो प्रश्न की मेन बॉडी है, ठीक है, मेन डिमांड क्या है, मुझे उस पे तो आंसर लिखना ही है, उसमें मैं कुछ कमी नहीं कर सकता। इस बात को आप सोचिएगा। मेन डिमांड में मैंने कमी नहीं की। निष्कर्ष और अगर इंट्रोडक्शन मेरा कुछ छूट जाए, कुछ कम अधिक हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मेन बॉडी है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने जानबूझ के एंडिंग किया। मैं चाहता तो यहाँ पे लिख देता 15-20 शब्द का निष्कर्ष और आप गिन नहीं पाते, मैं लिख देता कि उपरोक्त सुझाव को अपनाया जाए और भारत सरकार द्वारा कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं, आराम से लिख देता। जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आप भी इस बात को समझें और बहकावे में किसी के मत आए कि नहीं निष्कर्ष लिखना एकदम इतना जरूरी है कि मेन बॉडी लिखो मत लिखो, निष्कर्ष नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर 2 से है। कई लोग कह रहे थे कि सर पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट डिस्कशन किया जाए, और खास करके यूपीएससी का पैटर्न ये हो गया है कि पेपर 2 में काफी स्टैटिक प्रश्न को करंट अफेयर से जोड़ दे रहा है। जो स्टैटिक पार्ट्स हैं उसको करंट अफेयर से जोड़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक प्रश्न ये भी आपके सामने पूछ सकता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ रहा हूं, सीएजी वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने में सहायक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो पहला पार्ट यही हो गया कि सीएजी वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे तय करता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में किए गए प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए। तो दूसरा पार्ट क्या है, आपको बताना है कि सीएजी की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्लियर बात कि यार मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मैंने ऑलरेडी यहां पे चर्चा कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में भी सीधे सीधे पूछ सकता है कि यार सीएजी के संबंधित अनुच्छेद क्या है, सीएजी की पद की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या सीएजी को पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है, सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं। CAG is instrumental in securing accountability of the executive to the parliament in the sphere of financial administration. Elaborate. Enumerate the provision made in the constitution to ensure the independence of the CAG. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में था। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, यही बात सीधे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सिंपल है ना। सिंपल बताएंगे, जो आर्टिकल है 148 जो कि CAG को भारत में नियुक्ति से संबंधित है, आपको किस तरह से लिखना है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। लिखना है संसद के प्रति कार्यपालिका की, ये स्टेटमेंट उठाइए, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका को जवाबदेही को तय करने हेतु संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की गई है। सीधे वही पार्ट उठाइए ताकि आपका सीधे मेन बॉडी से कनेक्ट हो जाए। और आपको लिखना है कि अब
निम्न तरीके से सीएजी ऐसा करता है, सीधे ये लिखेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे, हेडिंग ये डाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है मेन बॉडी में, पार्ट 1 सीएजी एवं वित्तीय जवाबदेही। यही तो बात कह रहा है, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद की प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे तय करता है, मैंने वही हेडिंग डाल दी, सीएजी एवं जवाबदेही कैसे करता है। तो आपको पता होगा कि संपूर्ण तंत्र का लेखा परीक्षण सीएजी कर सकता है, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, सबका। हालांकि यहां पे संसद ही पूछा है तो राज्य विधानमंडल को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एज अ पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने वही लिखा क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही क्लियर लिख दिया कि सीएजी क्या करता है, सीएजी संसद एवं राज्य के समूचे वित्तीय तंत्र का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, देखिए अच्छा इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं, केवल पॉइंट्स दिख रहा हूं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके 1-2 पॉइंट आप लिख के 250 शब्दों में आप इसको आंसर को कंप्लीट कर देंगे। तीसरा, सीएडी 3 तरह की रिपोर्टें जारी करता है। ठीक है, 3 तरह की रिपोर्टें राष्ट्रपति को। अच्छा ये बात देखिए, एक ऑप्शन प्रीलिम्स से सीधे ये पूछ सकता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी राज्यपाल, ऐसे दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, न कि संसद के समक्ष। तो राष्ट्रपति के समक्ष 3 तरह की रिपोर्ट रखता है सीएजी, एक विनियोग खाते पर लेखा परीक्षा, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। अच्छा, सब में पर लेखा परीक्षा लिखने की वजह मैंने क्या किया, सबको कॉमन ले लिया और लिख दिया इन तीनों पर लेखा परीक्षण। तो हमारे शब्द इससे बचते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएंगे, शब्द बचेगा, केवल रिपीटिशन हो रहा था उसको बचा सकते हैं हम। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में लिखूंगा, सीएजी का काम क्या है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र एवं दार्शनिक है। ठीक है, तो गाइड है, फ्रेंड है और क्या है, एक फिलोसोफर है। लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपको प्रश्न ये ध्यान रखना है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पीएसी में कितने सदस्य होते हैं और किस किस सदन के सदस्य होते हैं पीएसी में। तो आपको इसको लिखना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्या मैं सही बता रहा हूं आपको ये भी बताना है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। तो लोक लेखा समिति का क्या होता है, सीएजी मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक होता है। अब लोक लेखा समिति क्या करती है, कई तरह की रिपोर्ट जारी करती है। सीएजी की रिपोर्ट का ये निरीक्षण करती है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है संसद में, वो क्या करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आप कह सकते हैं संसद की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और वो क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है। तकनीकी अनियमितताओं को देखती है कि तकनीकी अनियमितता है कोई रिपोर्ट में, देखती है कि क्या भ्रष्टाचार या अपव्यय किया गया है। केवल कानून के नजरिए से नहीं देखती है, बल्कि देखती है कि क्या कहीं अपव्यय तो नहीं किया गया, जबरदस्ती जानबूझ के तो मतलब धन का गलत तरीके से दुरुपयोग तो नहीं किया गया, तो वो भी ये लोक लेखा कमेटी चेक करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने बता दिया, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय संविधान एवं संसद के कानून को लागू करना, यह भी सीएजी का काम होता है। इस तरह से मैंने बता दिया पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी के बारे में पूछा था कि पद की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान है। तो पहला पॉइंट यही है कि कार्यकाल की सुरक्षा है। अच्छा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति के आप कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत इसका पद नहीं है। ठीक है, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह नहीं है। इस बात को आप बता सकते हैं, और कह सकते हैं इसको हटाने की प्रक्रिया बड़ी टफ है, जैसे एक तरह से आप समझ सकते हैं महाभियोग की तरह की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप ये बात बता सकते हैं कि महाभियोग के समान प्रक्रिया है, तो बहुत टफ है हटाना, तो कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो हमारे सीएजी हैं वो कोई पद धारण नहीं कर सकते। सार्वजनिक मतलब भारत सरकार के अधीन कोई पद यह धारण नहीं कर सकते। इनके वेतन भत्ते एवं कार्यालय व संचित निधि पर भारित होते हैं, तो यानी यह आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है काफी। नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये 4-5 जो प्रावधान है, इसके कारण क्या होता है, सीएजी का आप कह सकते हैं पद की स्वतंत्रता होती है। हालांकि देखिए प्रश्न में अब डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 चीजें लिखूंगा। इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी सीएजी के पद के समक्ष कई चुनौतियां हैं। क्या है, मैं ऑलरेडी आपसे बता दे रहा हूं, नियंत्रक नहीं है। जैसे इसका नाम है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, लेकिन ये वाकई में नियंत्रक की भूमिका नहीं है। नियंत्रक का मतलब ऐसा होता है अगर संसद में कि धन हमें निकालना है, संचित निधि से धन निकालना है, तो संचित निधि से धन क्या होता, सीएजी जब अनुमति देता तभी धन निकलता, तब तो ये नियंत्रक माना जाता, कोषाध्यक्ष तब माना जाता। अभी क्या संसद अपने आप धन निकाल लेती है, जो धन निकाल के यूज कर लेती है, तो सीएजी क्या करता है, बस चेक करता है, यानी ऑडिटर है, केवल लेखा परीक्षक है, न कि नियंत्रक है। इसका काम पोस्टमार्टम का काम होता है। जब ये हत्या कर देते हैं, मतलब संसद वाले लोग जब भ्रष्टाचार कर देते हैं, तो बस चेक करके बताता है कि भ्रष्टाचार हुआ। 2G, जीजाजी, 4G जो भी घोटाला हुआ, कोयला, ठीक है, जो भी घोटाला हुआ बाद में बताया, पहले नहीं बताया, बाद में बताया। पोस्टमार्टम का काम है, उसके बाद आधे काम तो हो चुके होते हैं।
पीएसी द्वारा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके द्वारा केवल 1% ही लेखाओं की जांच की जाती है। मान लिया सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 1,00,000 चीजें बताई, 1,00,000 प्रॉब्लम बताई या फिर 100 प्रॉब्लम बताई, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी केवल एक प्रॉब्लम की रैंडम चेकिंग करता है, सारी चीजों की चेकिंग नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ चुनौतियां भी बता दी, कुछ समाधान भी आप बता सकते हैं कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, इसके अलावा जो हमारी संविधान की समीक्षा पे आयोग बना था उनकी रिपोर्ट से संबंधित जो सुझाव दिए गए थे उसको लागू किया जाए और इसको वास्तविक तरीके पे आप कह सकते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम में जैसे सीएजी जो है वहां पर इसको नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं, तो भारत में भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं और आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ी बात कि आप इसे कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार इस चैनल पे हमेशा दिखाते रहें। धन्यवाद।